तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जो कि आज यहाँ पे 20% से क्रैश हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए। यहाँ पे 20% से स्टॉक गिरा है एंड इसके पीछे मतलब अब तक के लिए तो कोई वजह स्पेसिफिक वजह देखने को नहीं मिल रही है, कोई एक स्पेसिफिक न्यूज देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, एक न्यूज मान सकते हो कि बाबा आरबीआई सभी बैंक्स के पीछे पड़ा हुआ है, एनबीएफसी के पीछे पड़ा हुआ है, उनसे रिलेटेड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। जेम फाइनेंशियल्स के बारे में आपको पता होगा। उसके बाद पेटीएम पर क्या सीन चल रहा है, पेटीएम भी गिरा है, पेटीएम पर भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं एंड जो मतलब एक और लोन रिलेटेड कुछ कंपनी थी उस पर भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। गोल्ड आईएफएल, ठीक है, आईएफएल गोल्ड लोन रिलेटेड कुछ चीजें करते थे तो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगे थे। तो हो सकता है कि मतलब सभी एनबीएफसी प्रेशर में आ गए। तो यहाँ पे ये भी एक एनबीएफसी टाइप का स्टॉक है। तो ये आपको यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ये आज यहाँ पे आज का अगर मैं डेट दिखा दूं 12 मार्च को ये 20% से गिरा है एंड पूरा का पूरा मार्केट आज गिर रहा था। ठीक है, मार्केट के ज्यादातर से मतलब प्लेयर्स गिर रहे थे, बड़े बड़े स्टॉक्स गिर रहे थे। सिर्फ मतलब रिलायंस, टीसीएस और मतलब कोई एक एचडीएफसी बैंक, तो ये कुछ तीन मेजर अगर चीजें मतलब स्टॉक छोड़े तो बाकी के सारे यहाँ पे गिरने में लगे थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 19.98% का यहाँ पे गिरावट है। फिर से एक बार क्लियर कट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 तारीख को यहाँ पे कहीं पर तो स्टॉक की ओपनिंग हुई, 170 के आसपास स्टॉक की ओपनिंग हुई और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर से यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया और उसके बाद लिटरली स्टॉक ने मतलब अच्छी खासी गिरावट दिखा दी। पहले मतलब 3-4%, 5% के आसपास की गिरावट हुई होगी। उसके बाद जो स्टॉक यहाँ पे गिरा है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो डायरेक्टली लोअर सर्किट लग गया था। फिर से यहाँ पे मतलब स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग आई और फिर से यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक में पूरा का पूरा लोअर सर्किट लग गया। स्टॉक यहाँ पे 20% से आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। ये वाला वॉल्यूम भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टॉक यहाँ पे कम्प्लीटली 20% से डाउन है। यहाँ पे स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक दो चीजें और एक्स्ट्रा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पर चीजें देखेंगे कि क्या यहाँ पे मतलब कितना तेजी आता है, कितना मंदी आता है। बाय द वे काफी टाइम ये ले रहा है। ओके, हो गया। तो आज का एक दिन का कैंडल बाय द वे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बड़ा वाला बना है। ठीक है, एंड ये वाला कैंडल अप्रोक्सीमेटली 10% की तेजी का हो सकता है। एंड यहाँ पे ऐसे कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं बड़े वाले। तो ये कह सकते हो कि ये स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े छोटे वाले ज्यादातर मतलब ऊपर साइड और लोअर साइड के मतलब बड़े वाले कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये कह सकते हो कि स्टॉक में यहाँ पे सर्किट वाली चीजें हमेशा होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसका जो लोअर साइड है वो आपको यहाँ पे 60 के नीचे देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का अगर आप यहाँ पे स्टॉक का लो देखोगे तो वो आपको 60 के आसपास देखने को मिल जाएगा, 60 के लो नीचे देखने को मिल जाएगा, 50 के आसपास कहीं पर तो है, ऐसा चाहे तो ये कह सकते हो। उसके बाद स्टॉक ने जुलाई के आसपास से थोड़ी सी तेजी दिखाना स्टार्ट किया, अदरवाइज एक ही रेंज में स्टॉक घूम रहा था एंड हायर हाई ऐसा थोड़ा सा बनाकर स्टॉक के ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। फिर मंथ में इसमें अच्छी खासी तेजी हुई है। उसके बाद यहाँ पे इसने जो पीक मारा है, ठीक है, 200 रुपीज के आसपास स्टॉक यहाँ पे आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है अभी के मार्च के मध्य में। उसके बाद यहाँ पे गिरावट आते हुए आपको आपके सामने देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पे कुछ डेटा है लास्ट के एक साल के परफॉर्मेंस का स्टॉक है। और अभी हम यहाँ पे पूरा का पूरा वन डे का जो चार्ट हमने देखा है, अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर डेटा देखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2010 से हमें यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। 2010 में इसका यहाँ पे क्या प्राइसिंग चल रहा था, तो लिटरली इसका 20 रुपीज के आसपास प्राइस चल रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। और यहाँ पे देख सकते हो ये कोविड वाली गिरावट है। कोविड के टाइम पे भी मतलब ये 20 के नीचे आया था एंड 2021 वाले बुल रन में यहाँ पे ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया था। उसके सारे प्रीवियस हाई तोड़कर ये स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 100 रुपीज के आसपास गया था, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फिर से ये स्टॉक ऊपर गया था 200 रुपीज का हाई लगाकर। ये वाला ये जो कैंडल है ये मार्च मंथ का, पूरे मार्च मंथ का कैंडल है। अभी मंथ खत्म होने के लिए अभी काफी दिन है, तो अभी ये कैंडल चल रहा है। ठीक है, 15 दिन आप यहाँ पे देख सकते हो, 15 डेज 20 आवर्स यहाँ पे और है इस मतलब कैंडल को खत्म होने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई के आसपास है और वहां से थोड़ा सा ये स्टॉक गिरा है, 200 से 140 तक ये स्टॉक गिरा है। ये ऐसा अच्छा है तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इसका ये लॉन्ग टर्म वाला टोटल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बाय द वे स्टॉक का नाम पैसा ले लो डिजिटल, अगर मैंने प्रोनाउंस नहीं किया तो ये एक एनबीएफसी रेटेड कंपनी लगती है मुझे। अभी मतलब इनके बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे और भी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन यूनिक नाम है पैसा लो, ले लो नहीं, पैसा लो डिजिटल, ये इसका नाम देखने को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लोन देने वाली कंपनी जिसका मतलब इन्होंने नाम भी मतलब उसी टाइप वाला रखा है कि पैसा लो। तो उसके बाद हम यहाँ पे फंडामेंटल चीजें देखेंगे इस कंपनी से रिलेटेड। तो चलिए हम यहाँ पे कंपनी के नंबर्स, रिजल्ट और बाकी सारी चीजें देखते हैं। फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा बाय और सेल करने का। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैसा लो सर्च कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1992 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, इनकॉर्पोरेटेड इन 1992।
नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, ठीक है, जो कि मतलब डिपॉजिट नहीं लेते। बैंक क्या करती है, बैंक हमारे हमसे मतलब नॉर्मल लोगों से डिपॉजिट लेती है और उस पैसों को लोन की तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है और वहां से इंटरेस्ट से पैसा कमाती है, ठीक है। लेकिन ये लोग डिपॉजिट नहीं लेते, ये मतलब बिना डिपॉजिट लिए ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोन देते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एनबीएफसी में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है अभी के आज के टाइम पे, बजाज फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद मतलब बजाज फिनसर्व भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही ग्रुप की कंपनीज है। एंड जियो फाइनेंशियल आने वाला एक प्लेयर है मुकेश अंबानी जी का, जो कि मतलब इसका बिजनेस अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड मीन्स डीमर्जर हुआ है रिलायंस ग्रुप से, तो उसका भी बिजनेस मतलब हो सकता है कि जल्द से स्टार्ट हो, तो वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। मैं पहले बताना भूल गया कि जियो फाइनेंशियल जैसा बड़ा प्लेयर्स मार्केट में आ रहा है, तो छोटे छोटे प्लेयर्स का मार्केट वो खा जाएगा, छोटे छोटे प्लेयर्स का धंधा वो ले लेगा, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है। और जियो जब भी आता है, जियो से रिलेटेड जब भी मतलब बिजनेस आता है, तो यहाँ पे मतलब काफी बड़े पैमाने पर एक्सपांड करने के लिए वो लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से छोटी छोटी जो एनबीएफसी कंपनीज है उन पर ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो एनबीएफसी है जो कि लोन देते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एट द कंपनी के दिल्ली में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस देखने को मिल रहा है, हेड ऑफिस इनका आगरा में आपको देखने को मिल रहा है। पैसा लो डिजिटल ये एक एनबीएफसी है, लोन देने वाली कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। एंड इनकी वेबसाइट पर जाकर हम एक्स्ट्रा डिटेल्स भी चेक करेंगे, इनके बिजनेस रिलेटेड चीजें भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। 140 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा है, 19.98% की यहाँ पे आपको मंदी देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप 6,315 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से अभी मिड कैप कंपनी बनने जा रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन 6,315 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 140 रुपीज का इसका प्राइस चल रहा है। एक साल के अंदर का जो हाई है वो आपको 199 के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि शायद रिसेंट में, जी हाँ रिसेंट में बना था, हमने चार्ट पर देखा था 200 रुपीज के आसपास चार्ट गया था, तो वो एक्जैक्टली 199 के आसपास गया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 42 रुपीज के आसपास का इसका एक साल के अंदर का लो देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 के आसपास का है और डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 0.04% का आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है, यानी ये लोग डिविडेंड भी देते हैं। आरओई देख सकते हो 8.92% के आसपास का यहाँ पे आरओई देखने को मिल रहा है। आरओसी देखोगे तो 11.4% के आसपास का आपको यहाँ पे आरओसी देखने को मिल रहा है। तो आरओसी बड़ा है आरओई से, तो मतलब ये थोड़ा सा एक अच्छा बात रहता है। बुक वैल्यू देख सकते हो 27.8 के आसपास का बुक वैल्यू है। अपने बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली ये कितना कह सकते हैं 4x, ठीक है, 5x तो नहीं बोल सकते, 4x से ज्यादा ये लोग ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 4x ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक का पी 38.1 के आसपास देखने को मिला है। 38 के पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी स्टॉक के प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि लास्ट के 6 महीने में स्टॉक का पी कहाँ पर था, लास्ट के 5 सालों में कहाँ पर था। एंड सेकेंडली हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसी सेक्टर के बाकी कंपनीज के पीई के साथ। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि मतलब स्टॉक की जो प्राइस चल रही है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा महंगी है या फिर बहुत ज्यादा सस्ती है, तो ये वाला चीज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे चार्ट दिया गया है, चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है पी रेशियो, ठीक है। तो पी रेशियो में आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 5 सालों का आपके सामने डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो लास्ट के 5 सालों में अगर पी हाईएस्ट कब था, ये अगर मुझे देखना है तो 73 के आसपास आपको पी हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। 1.48 का यहाँ पे उस टाइम पे ईपीएस चल रहा था, अर्निंग पर शेयर चल रहा था। 73 के पी से अभी यहाँ पे ये 38 के आसपास आ चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 38 के आसपास आपको अभी का पी देखने को मिल रहा है। एंड लोएस्ट की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये 2020 के मई में यहाँ पे 12 के आसपास आपको पी देखने को मिल रहा था। उस टाइम पे स्टॉक काफी गिरा था, तो उस वजह से शायद पी सस्ता हो गया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये अभी का बात करें तो कह सकते हो कि ना पी अपने ऑल टाइम हाई पर है और ना ही पी ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे। प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे प्रोज में तो कुछ पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये देख सकते हो कॉन्स में 4-5 पॉइंट है। तो कंपनी अपने बुक वैल्यू के 5x ट्रेड कर रही है, ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी ने लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, अभी ये कंपनी खुद लोन देती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेटेड आपको सेटलमेंट या फिर एडजस्टमेंट जरूर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं सॉरी। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे इंटरेस्ट रिलेटेड, कभी मतलब इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, और काफी सारे मतलब चीजें रहती है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस रिलेटेड भी यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट के 5 साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो घटा है 9.30% से, ये आपको यहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी ने लो रिटर्न दिया है ऑन इक्विटी। लास्ट के 3 साल में कंपनी का उतना ज्यादा कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं बने है, रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 8.38% के आसपास का देखने को मिल रहा है। उसके अलावा प्रमोटर्स ने 30% के आसपास का स्टेक यहाँ पे प्लेस करके रखा है। प्रमोटर्स के पास जितना भी होल्डिंग है, जितना भी शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, उसमें से 30% कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग गिरवी रखा है बैंक के पास, या फिर किसी के पास कंपनी ने गिरवी रखा है, पैसा उठाया है, ठीक है।
जैसे प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं वैसे कंपनी के शेयर्स भी गिरवी रखते हैं और वहां से पैसा उठाते हैं, यानी कि कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, शेयर्स के बदले पैसा लेते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कंपनी के शेयर्स गिरवी रखे हैं, तो ये काफी बुरी बात होती है, ये काफी निगेटिव पॉइंट रहता है। अभी कंपनी मतलब अपनी प्लेजिंग को जो शेयर्स गिरवी रखे हैं उन्हें कम कर रहे हैं तो अच्छी बात रहती है, लेकिन प्लेजिंग बढ़ती जा रही है, कंपनी का प्रॉफिट कम होता जा रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो ये काफी काफी निगेटिव साइंस होते हैं, ठीक है। और इनका जो मतलब बिजनेस है ये पैसों से रिलेटेड ही बिजनेस है। कंपनी ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं, ठीक है, और उसके बदले में पैसा उठाया, तो पैसा लो, इस कंपनी को खुद ही पैसों की जरूरत है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं एनबीएफसी के यहाँ पे कंपैरिजन में। फाइनेंस में ये सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में, जैसा कि मैंने कहा था कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इस सेक्टर की टॉप की कंपनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जियो फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट कैप देखोगे तो 3,96 करोड़ के आसपास का बजाज फाइनेंस का है, बजाज फिनसर्व का 2,54,000 के आसपास का है, जियो फाइनेंशियल का यहाँ पे 2,29,000 के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, एचडीएफसी एमसी, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पैसा लो यहाँ पे मतलब काफी नीचे आता है इस लिस्ट में, इसके एचडीएफसी एमसी के बाद में भी नहीं आता, ठीक है। ये तो हमें इसके साथ कंपेयर करना है, इसलिए यहाँ पे इसे 8वें नंबर पर दिया है, अदरवाइज ये काफी काफी नीचे आता है लिस्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस का पी 28 के आसपास है, इसका 38 है, इसका 32 है। उसके बाद जियो फाइनेंशियल का तो अभी बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसे तब तक के लिए इग्नोर ही कर देते हैं। बजाज होल्डिंग देख सकते हो 16 के आसपास का पी है, 1327 और इसका 38 है, ठीक है। तो कह सकते हो कि ज्यादा के साइड पर आपको इसका पी देखने को मिल रहा है। अगर मतलब एचडीएफसी एमसी और इसका, ठीक है, ये दोनों एक लगभग थोड़ा सा मतलब सेम लेवल के आसपास है। सिर्फ 6 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है इसके पी में, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो एचडीएफसी एमसी यहाँ पे मतलब इसका एचडीएफसी एमसी का बाय द वे प्रॉफिट देख लो 489 करोड़ के आसपास है, तो पैसा लो डिजिटल का यहाँ पे 56 करोड़ के आसपास है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है बाय द वे उस कंपेरिजन में। एंड ये यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब सेक्टर के जो टॉप लीडर्स है उनसे तो काफी कम इसका मतलब इससे पैसा लोग का यहाँ पे पी ज्यादा है सेक्टर के टॉप लीडर्स से। तो उस हिसाब से अगर सेक्टर के टॉप लीडर से कंपेयर किया जाए तो ये स्टॉक महंगा है, ठीक है। ये स्टॉक 140 रुपीज के ऊपर चल रहा है अभी, और उस हिसाब से ये स्टॉक महंगा है। अगर एचडीएफसी एमसी से कंपेयर करोगे तो उतना सस्ता है, लेकिन ज्यादातर प्लेयर देखो सेक्टर के पूरे के प्लेयर मतलब 90% प्लेयर का पी मतलब इससे पैसा लोग से कम 38 से कम है। ये 27 है, 13 है, 16 है, 32 है, 28 है। जियो का भी हम कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि उनका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस हिसाब से तो मतलब सेक्टर के हिसाब से तो आपको ये स्टॉक महंगा ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ एचडीएफसी एएमसी का मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पी थोड़ा सा मतलब इससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो कुछ चीजें यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा वायर प्लग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चार्जिंग रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। ओके, तो मैंने इसे प्लग इन कर लिया है, होप सो कि ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। 86 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ था दिसंबर 2020 में, वो 93 करोड़ हो गया, 99 ओके, 103 ओके, 113 120 122, और यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 23 में 183 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेल्स में ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इनके लोन रिलेटेड जो कुछ बिजनेस ये लोग कर रहे हैं तो इसमें अच्छा खासा आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 183 करोड़ में से इंटरेस्ट यहाँ पे 64 करोड़ माइनस हो जाएगा, एक्सपेंसेस यहाँ पे 42 करोड़ माइनस हो जाएंगे, तो बस 77 करोड़ ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट है इनका 77 करोड़। तो मार्जिन कितना है, यानी कि जो इनकम इनका जो इनकम हो रहा है 183 करोड़ का इनकम हो रहा है, तो उसमें से 42% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है या फिर फाइनेंसिंग प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 77 करोड़ इन्होंने कमाया, उसमें से मतलब अदर इनकम यहाँ पे जीरो देखने को मिल रहा है। डिप्रिसिएशन 1 करोड़ का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो सारी चीजें प्लस माइनस कर 76 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इस पर 26% का टैक्स देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 56 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि मतलब क्या ये बढ़ रहा है। 22 करोड़ था, उसके बाद डायरेक्टली 2 करोड़ हो गया, ओके, ये तो यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 35% का यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन था जो डायरेक्टली 2% हो गया, तो यहाँ पे काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद 17 करोड़, 21 करोड़, 26 करोड़, 15 करोड़, 21 करोड़, 24 करोड़, 28 करोड़, 21 एक ही रेंज में घूम रहा है अभी तक, ठीक है। 38 करोड़, 47 एंड 56। तो अभी कह सकते हो कि लास्ट के 3 क्वार्टर से मतलब लास्ट के 4 क्वार्टर से चाहे तो 3 क्वार्टर से बोल लो कि मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब ये जो परफॉर्मेंस है ना ये ठीक ठाक है। एक रेंज में पहले मतलब ये ट्रेड कर रहा था, ये वाला थोड़ा सा डिजाइन था 22 करोड़ का डायरेक्टली 2 करोड़ हो गया, लेकिन बाकी के टाइम देखोगे तो एक कॉन्स्टेंट एक ही रेंज में आपको इसका मतलब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अभी भी देखोगे तो 38, 47 करोड़ और 56, तो लास्ट के 3 क्वार्टर से तो कह सकते हो कि मतलब नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे सेल्स में भी देखोगे तो सेल्स भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्मेंस लग रहा है। ठीक ठाक मैंने मतलब एकदम बढ़िया नहीं कहा, ठीक है।
तो मतलब एकदम बढ़िया क्या रहता है जिसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ रहती है, सेल्स में भी ग्रोथ रहती है एंड नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ रहती है। नेट प्रॉफिट तो इनका 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले वॉलेटिलिटी थी, एक ही रेंज में घूम रहा था। तो अभी हम यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। मार्च 2013 में 237 करोड़ कमाए थे, 218 हो गए, 190 204, उसके बाद 300 की रेंज, 375 346 392 471, और अभी टीटीएम में 581 के आसपास का इनका मतलब परफॉर्मेंस चल रहा है। इसको मैं टीटीएम को तब तक के लिए यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि और एक क्वार्टर का इसमें रिजल्ट आना बाकी है। वो आने के बाद यहाँ पे मार्च 24 ये नेम आकर यहाँ पे मतलब मार्च 24 का डेटा आ जाएगा। तो उसके बाद डायरेक्टली बाकी ये चीजें आप चाहे तो कंपेयर कर लेना। हम यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखेंगे, 71 करोड़ 56 44 45 कम होते हुए आपको यानी कि एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है। उसके बाद 79 और 94 अभी 163। तो आने वाले नंबर शायद मतलब और अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन एक क्वार्टर अभी आना बाकी है, उसमें क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो इनका बिजनेस तो बड़ा है, सेल्स में ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ टाइम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अच्छी ग्रोथ अभी के लिए तो देखने को मिल रही है। एंड ये भी यहाँ पे कह सकते हो 54 करोड़ का 58 हो गया, 79 हो गया, 94 हो गया, और अभी 163 हो रहा है। अभी मतलब 163 इसको होल नंबर नहीं बोल सकते, इसमें अभी और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट के कुछ सालों की बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ प्रॉपरली देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि ये एक एनबीएफसी सेक्टर है। यहाँ पे मतलब लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे मतलब काफी दिक्कत आ जाती है। प्लस आरबीआई इससे रिलेटेड मतलब रूल्स को स्ट्रिक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनसे भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ऊपर में मतलब काफी मतलब दिक्कत उन्हें सामने मतलब उन्हें फेस करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों को। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग, ओके, ये जो मतलब सबसे मेन माइनस मैंने चीज बताया था, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के ऊपर 2224 करोड़ का कर्जा है। कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला कर्जा देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स तक गिरवी रखे हैं, ये तो आप सभी को मैंने बता ही दिया था। 401 करोड़ के आसपास का यहाँ पे पहले रिजर्व होता था, तो 1203 करोड़ के आसपास का आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। रिजर्व में तो थोड़ा सा इंक्रीज है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म वाला कर्जा है ना 2224 करोड़ का, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंपनी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। कंपनी को मतलब अपने कर्जे को कम करने के लिए ट्राई करना चाहिए, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, बाय द वे इसमें एफआईडीएस भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 44% के आसपास पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, जो हो चुकी है 48%। प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, लेकिन इसमें से ज्यादातर हिस्सा प्लेजिंग है, ठीक है। यानी कि ज्यादातर नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पे प्लेजिंग है, यानी कि शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। ये आप सभी को पता रहना चाहिए। एफआईएस वाले 28% है, जो अभी 15% बचे हैं। एफआईएस ने भी अपना हिस्सा सेल किया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे 4% डीआईएस थे म्यूचुअल फंड्स वाले, जो अभी 14% हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड वालों ने डीआईएस ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। उसके बाद पब्लिक के बारे में देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 23% के आसपास पब्लिक है, जो अभी 21% है। तो प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, एफआईएस ने थोड़ा सा बेचा है, डीआईएस ने यहाँ पे अपना हिस्सा बढ़ाया है, पब्लिक ने थोड़ा सा बेचा है, ठीक है। यानी कि पब्लिक का हिस्सा थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा मतलब क्लियर कर लेता हूँ। ये देख लेते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स कौन कौन है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे ये तो जो गिरवी हिस्सा है, ठीक है, वो भी कितना है क्या नहीं, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इक्वी इक्वी ये जो कुछ इक्विलिब्रेटेड वेंचर सी फ्लो प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास यहाँ पे आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है कंपनी का, ये वाला। तो इनके पास 18.20% के आसपास का हिस्सा है। उसके बाद ये अगर देखोगे सुनील अग्रवाल के पास यहाँ पे 16.79% के आसपास का हिस्सा है। बाकी यहाँ पे संतनु अग्रवाल, राज अग्रवाल, प्री कैप प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कुछ मेंबर्स है जिनके पास आपको इसका प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग, ये प्रमोटर्स है और उनके पास शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। ये जो नेम्स है ना, ये अग्रवाल, राज अग्रवाल, शंतनु अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, इन्हें आप लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। वहां पर आपको इनके मतलब रेटेड डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना मतलब इन्हें एक्सपीरियंस है, और कितना इनका जॉब रोल, क्या जॉब रोल है इनका। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। प्लस कंपनी का जो वेबसाइट है, जो कि हम यहाँ पे इसी वीडियो में देखने वाले हैं, उस पर भी इनसे रेटेड डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलता है। ये बाकी के भी चाहे तो आप यहाँ पे मतलब इन प्रमोटर्स को भी चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। 1% से जिनका ज्यादा होल्डिंग है उनको आपको चेक करना चाहिए हमेशा। एफआईएस में देख सकते हो, तो एफआईएस में आपको ये कुछ मेंबर्स देखने को मिले हैं, डेवोस इंटरनेशनल फंड, अंतारा इंडिया एवरग्रीन फंड, उसके बाद एलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, प्लूटस टेरा इंडिया फंड, नोमोरा सिंगापुर लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे नेम्स देखने को मिल रहे हैं, जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। डीआईएस में देख सकते हो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे पैसा लगा के रखा था, एलआईसी ने, एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने यहाँ पे, एसबीआई और एलआईसी ने यहाँ पे पैसा लगा के रखा था। ये अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं।
तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो इसका प्राइस रिलेटेड थोड़ा सा चीजें देखेंगे। आज का तो आप सभी को पता ही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे बाय द वे नेम तो दिख ही रहा है। यहाँ पे पैसा लो डिजिटल वन डे यहाँ पे 19.98% का आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। एक दिन का आज यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब स्टॉक कैसे कैसे यहाँ पे गिरा। ठीक है, 5 दिनों का अगर आप यहाँ पे चेक करोगे परफॉर्मेंस तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22% से आपको ये माइनस देखने को मिल रहा है। एक महीने का अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करोगे तो 5.33% के आसपास का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने का रिटर्न है यहाँ पे 123% के आसपास का। इस ईयर के स्टार्टिंग से 50.91% के आसपास के रिटर्न से। एक साल की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 141% के आसपास के रिटर्न से। 5 सालों का बात करोगे तो 370% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड मैक्स की बात करोगे तो 3064। ठीक है, तो यहाँ पे जिस टाइप पे मतलब शायद स्टॉक का स्टार्टिंग हुआ था 4 रुपीज के आसपास स्टॉक था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। 4.43 रुपीज के आसपास उस स्टॉक का प्राइस था जून 2009 में। 19 जून 2009 में 4.43 रुपीज के आसपास स्टॉक था, जो अभी प्राइस इसका हो चुका है ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक है। ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा गिर चुका है, थोड़ा नहीं ज्यादा गिर चुका है। 200 के पास से अगर ये मतलब 140 रुपीज के आसपास आया तो 30% के आसपास स्टॉक गिर चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 3064% इसके आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद अभी हमें यहाँ पे देखना है एक कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी के वेबसाइट पर हम यहाँ पे विजिट करेंगे। ये कुछ इनके एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दी पैसा लो, तो ये कुछ लेडीज है, तो शायद ये उम्र एम्पावरमेंट में भी मतलब ये लोग ध्यान देते हैं। ये इनके कुछ मेंबर्स रहेंगे जो मतलब इनसे रिलेटेड लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर ठीक है, मुझे क्लिक हो गया कि ये क्या है। इन्होंने इनको लोन दिया है, ठीक है, एंड लोन देकर ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। ये जो आपको उम्र देखने को मिल रही है, तो ये कंपनी ने पैसा लो, इस कंपनी ने इन्हें लोन दिया है और ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस पैसे को लेकर। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उम्र एम्पावरमेंट स्पेशली ना, ये गांव की महिलाओं को लोन देकर उन्हें समृद्ध कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, सबको करना चाहिए। अभी मतलब मैं अभी इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जेन्युइन चीज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी कि गांव की महिलाओं को समृद्ध करना मतलब एक अच्छी बात है, क्योंकि मतलब आने वाली जो उनके आगे की जो पीढ़ियां रहती है वो सारी की सारी मतलब एजुकेट हो जाती है अगर एक माँ एजुकेट हो जाती है, तो ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो पैसा लो अभी बैक टू टॉपिक, कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे। पैसा लो डिजिटल लिमिटेड एम्पावरिंग लाइव्स वन लोन एट अ टाइम, ओके, विथ हाई टेक। ठीक है, हाई टच अप्रोच, ओके, अब रुकना नहीं। तो ये इनका कुछ स्लोगन है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। अवेलेबल, अवॉर्ड, अफोर्डेबल। तो ये यहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से लिखा हुआ है। ए से स्टार्ट होता है हर वर्ड। अवेलेबल, अवेयर एंड अफोर्डेबल, क्रेडिट दैट गिव्स, ओके, ठीक है। तो 8 लाख वुमन बोरोवर से 1944 इनके टच पॉइंट्स हैं, यानी कि जहाँ से आपको लोन मिल सकता है। 34 लाख इनका लाइव टचेस है, यानी कि 34 लाख लाइव्स को इन्होंने शायद चेंज किया होगा। 8 लाख वुमेन्स को इन्होंने लोन दिया है। एंड यहाँ पे 18 स्टेट्स में ये लोग काम कर रहे हैं। 5 को लेंडिंग बैंक है, यानी कि इनके साथ 5 को लेंडिंग बैंक काम करते हैं। फाइनेंशियल हाईलाइट देखोगे तो इनका एयूएम आपको 42,280 मिलियन का देखने को मिल रहा है। डिसबर्समेंट देखोगे तो 24,681 मिलियन का देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू, नेटवर्थ, ये नेट एनपीए, ओके, नेट एनपीए भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो नेट एनपीए बाय द वे 0.02% का देखने को मिल रहा है, तो ठीक है, कम देखने को मिल रहा है। लेकिन डेटा अगर यहाँ पे मतलब प्रीवियस वाला भी डेटा रहता है कि पहले कितना था अब कितना है, तो तब भी मतलब और ज्यादा मजा आता था। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ठीक है, वेबसाइट पर मतलब लोन रिलेटेड चीज है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। इनका रजिस्टर ऑफिस बाय द वे शायद दिल्ली में है, दिल्ली आगरा में। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर कहीं पर तो पढ़ा था, शायद स्क्रीनर पर पढ़ा था। वेबसाइट लोड ले रही है या फिर मेरा मतलब नेट ठीक से नहीं चल रहा, तो दोनों में से कोई एक चीज, ओके, बाय द वे हो चुकी है। ठीक है, स्मॉल इनकम जनरेशन मोबिलिटी लोन। तो यहाँ पे इनका एक लोन को है, स्मॉल इनकम जनरेशन लोन्स आर डिजाइन टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस इन जनरेटिंग इनकम। तो ये छोटे बिजनेसेस को भी छोटे लोन्स देते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मोबिलिटी लोन्स, ये क्या है? लेंडिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन इंडिविजुअल सीकिंग परचेस मोबिलिटी प्रोडक्ट्स वेदर इट्स ऑटो रिक्शा। ठीक है, तो मतलब जो प्रोडक्ट अगर कुछ लेना है, जैसे कि मतलब कुछ इनकम करने के लिए प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि ऑटो रिक्शा रहा, इलेक्ट्रिक रिक्शा रहा, टू व्हीलर और टेम्पो, ठीक है, ऐसा मतलब कुछ लोन ले रहा है तो ये मोबिलिटी लोन में आता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर लोन, ठीक है, कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। एंटरप्रेन्योरशिप तो सभी को पता है, वर्ड सभी को पता है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, तो उससे रिलेटेड लोन भी देते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे एक चीज अच्छी देखने को मिल रही है कि बिजनेसेस को लोन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे मतलब ऐसा है कि किसी भी बड़े बिजनेस को लोन दे रहे हैं, तो छोटे छोटे लोगों को लोन दे रहे हैं। एंड उन्हें मतलब ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए लोन चाहिए तो इनसे मिल जाएगा। छोटा बिजनेस है, छोटा धंधा कर रहे हैं तो इनसे मिल जाएगा। कुछ मतलब आपका घर में सेटअप लगाना है, बिजनेस रिलेटेड कुछ चीजें करना है तो इनसे लोन मिल जाएगा। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एक्सट्रीमली सिंपल एंड इजी प्रोडक्ट, सेविंग टाइम एंड एनर्जी, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड डोर स्टेप यहाँ पे मतलब डिलीवरी एंड कलेक्शन। तो मतलब आपको पैसा भी मतलब मिल जाता है। एंड उसका मतलब जो कुछ इंस्टॉलमेंट या फिर इंटरेस्ट भरना पड़ता है उसके लिए भी मतलब
वहाँ पे इंसान आकर पैसा कलेक्शन करके लेके जाता है, आपको वे पर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके पार्टनर्स देखोगे तो एसबीआई है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कर्नाटका बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई, यूको बैंक, ठीक है। तो ये इनके कुछ बैंक पार्टनर देखने को मिल रहे हैं, एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका और पीएनबी, ये इनके कुछ पार्टनर्स है। एंड बाकी की तो ये ठीक है, ये आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। तो उसके बाद इंटर्नशिप, एम्बेसडर, रेसिप्ट, कैंसिल, तो ये इनके ऑफिस है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, हेड ऑफिस, और मुंबई में भी एक ऑफिस देखने को मिल रहा है, अंधेरी में। तो क्या हमें यहाँ पे कुछ और चीजें चेक करनी चाहिए? बाय द वे अबाउट में चेक जाकर हम यहाँ पे एक इनके मतलब एड वर्सा और एम्पावर द अनबैंक्ड, ठीक है, यानी कि बैंक जिनको लोन नहीं देते उस पॉपुलेशन को टारगेट करने का इनका प्लान है। एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, वी स्ट्राइव टू ब्रिज गैप बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द अनडिजर्व, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। तो इनके बोर्ड डायरेक्टर्स देख सकते हो, सुनील अग्रवाल, जो कि इनके पास ज्यादातर स्टेक हमें देखने को मिल रहा था, ये है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद हरीश सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या हम इनके ऊपर क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? जी नहीं, लेकिन आपको गूगल या फिर लिंक पर इनके रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे तब तक के लिए नेम ही पढ़ लो आप, क्योंकि इतना ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर शंतनु अग्रवाल, गौरी शंकर, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। निशा जौली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रमन अग्रवाल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद ये इनका कुछ लोगो नहीं, मोटो है, ऐसा चाहे तो बोल सकते हो। तो ये है इनके मैनेजमेंट रिलेटेड, मतलब मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, इसका यहाँ पे लिस्ट। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये था यहाँ पे पैसा लो डिजिटल रिलेटेड थोड़ा सा एक एनालिसिस वाला वीडियो। ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, ये एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी पर थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि आरबीआई लोन रिलेटेड स्ट्रिक्ट करे और स्पेशली यहाँ पे छोटे लोन्स, ठीक है, छोटे लोन्स देने पर गवर्नमेंट मतलब आरबीआई ने थोड़ा सा मतलब बैन टाइप वाला लाया है या फिर लाने की कोशिश चल रही है, ताकि मतलब जो ये एक्चुअली लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि मतलब स्कैम्स काफी हो रहे हैं, छोटे लोन्स में फ्रॉड्स काफी हो रहे हैं, छोटे छोटे लोन्स की वजह से क्रेडिट स्कोर को खराब किया जाता है। तो इसलिए आरबीआई अच्छे सख्त कदम ले रही है यहाँ पे, ताकि कंज्यूमर को फायदा हो सके। लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, तो उस रिलेटेड भी चीजें हो सकती है। तो हमेशा संभल के रहिए। यहाँ पे किसी भी तरह से रिकमेंडेशन तो नहीं है बाय सेल का, जितना डेटा देख सकते थे उतना तो देख लिया है। अगर कोई न्यूज इस रिलेटेड आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे तो इस रिलेटेड कोई न्यूज मिली नहीं, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा सेक्टर ही अभी थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फिर से मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।